हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। रिकैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वेव लेक्चर थर्ड। अब तक हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, तो लेक्चर थर्ड में भी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे और कैलकुलेशन पे या इस लेक्चर में हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये रहा आपका पहला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया। अब मैं पढ़ता हूँ इस सवाल को। A train moves towards a stationary observer with a speed of 34 meter per second. The train sounds a whistle and its frequency registered by the observer is F1. मतलब एक सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। If the train speed is reduced to 17 मीटर पर सेकेंड, अगर ट्रेन की स्पीड कम करके 17 मीटर पर सेकेंड कर दी जाए, the frequency registered is F2. If the speed of sound is 340 per meter per second, then ratio F1 upon F2. तो ये बेसिकली एक सिंपल सवाल है, लेकिन सिंपल सवाल में भी कैलकुलेशन का ट्रिक है, तो वो अभी हम करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब एक सोर्स मान लीजिए vs वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है, सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n है और ऑब्जर्वर को सुनाई देती है n डैश। तो हम जानते हैं n डैश को हम क्या लिख सकते हैं, NV अपॉन V माइनस VS। तो इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, F है। तो पहले कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, F1 FV अपॉन वेलोसिटी कितनी है, 34। तो ये पहला इक्वेशन हमने बना लिया। अब एज पर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि भाई अगर स्पीड को रिड्यूस करके 17 कर दिया जाए तो ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, तो कितनी हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये 2 इक्वेशंस यहाँ पर बना लिए। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो F1 अपॉन F2 FV अपॉन V माइनस 34, ये ऊपर चला जाएगा, V माइनस 17 डिवाइडेड बाय FV कैंसिल हो जाएगा। तो F1 अपॉन F2 की वैल्यू आई V माइनस 17 अपॉन V माइनस 34। अब हमें दिया हुआ है कि साउंड की स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड। तो अब हम वैल्यूज रख देंगे। तो 340 माइनस 17, 340 माइनस 17 और 340 माइनस 34। तो वैल्यू रखने पे हमें मिलेगा 340 में से 17 माइनस हो जाएंगे तो 323 होगा, और ये 34 माइनस हो जाएंगे तो ये 306 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो आया 323 डिवाइडेड बाय 306। अब इसको डिवाइड करना ही एक चैलेंज है। तो अब हमें, और देखिए अब आप ये 2 से कैंसिल होता नहीं, क्योंकि एक ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। 3 से भी कैंसिल नहीं हो रहा, 4 से कैंसिल होने का सवाल ही नहीं होता है। तो 5 से आप कैंसिल करके देख सकते हैं, 5 से कैंसिल करके देख सकते हैं। तो भी हम देखते हैं। हाँ, एक चीज है, ये आपका 17 से कैंसिल हो सकता है। तो 17, 17 1 जा 17, 13 बचे, 136 है। तो 136 मतलब ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 17 से कैंसिल करिए, 17 1 जा 17, 15 बचे, 15 और 3 153, तो ये 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 19/18। तो 306 को आपने किससे कैंसिल किया, कैंसिलेशन किससे कर रहे हैं हम, 17 से कर रहे हैं। तो बस यही कैलकुलेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 19/18। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
कैलकुलेशन के कारण ये सवाल इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो सिर्फ 1 मिनट का है। जो भी करना है हमें 1 मिनट के टाइम में करना है। 17 का टेबल मालूम होना चाहिए, तो 17 से हमने 17 से हमने इसे कैंसिल कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 19/18। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आपने इसे नोट कर लिया। अ कार साउंडिंग ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज passes an observer. The ratio of frequencies of the horn noted by the observer before and after passing of the car is 11:9. If the speed of sound is v, then speed of car is। तो देखिए ये क्वेश्चन किस थ्योरी पर बेस्ड है। पहले कार ऑब्जर्वर के पास आ रही थी, फिर उसको क्रॉस करते हुए दूर गई, तो पहले पास आ रही थी और बाद में कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। तो पास आने की फ्रीक्वेंसी, ये कार है, इसकी स्पीड है vs, ऑब्जर्वर की तरफ आ रही थी, तो ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई दी, n डैश, तो हमारा फॉर्मूला होगा n डैश इक्वल टू nv अपॉन v माइनस vs। इसके बाद वो ऑब्जर्वर को क्रॉस करके दूर चली गई, तो यहाँ वो ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। अगर मान लीजिए यहाँ फ्रीक्वेंसी n डबल डैश है, तो उसको कितनी सुनाई देगी, n डबल डैश nv अपॉन v प्लस vs। तो इस तरह हमने कितने इक्वेशन बना लिए, इस तरह हमने इक्वेशन बना लिए आपके दो। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो n डैश अपॉन n डबल डैश विल बी nv अपॉन v माइनस vs। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसलिए पलट जाएगा, v प्लस vs अपॉन nv। अब ये तो आपका n डैश अपॉन n डबल डैश का फॉर्मूला आ गया v प्लस vs अपॉन v माइनस vs, और ये हमें दिया हुआ है 11/9 v प्लस vs अपॉन v माइनस vs। तो देखिए यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और यहाँ पर सोर्स क्या है, कार है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो आप इस इक्वेशन को हम अगली स्लाइड पे ले जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11/9 इक्वल टू v प्लस vs अपॉन v माइनस vs। तो 11 इंटू v माइनस vs इक्वल टू 9 इंटू v प्लस vs। 11v माइनस 11vs इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 9vs। ये टर्म इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 11v माइनस 9v इक्वल टू 11vs प्लस हो जाएगा प्लस 9vs, तो ये हो जाएगा 2v इक्वल टू 20vs। तो 2v अपॉन 20 इक्वल टू vs, तो आपका vs आ जाएगा v/10, where v is the velocity of sound, where v is the velocity of sound। तो इसका करेक्ट आंसर है v/10। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आसान सवाल था, पर 1 मिनट में करना है। तो शुरू के दोनों क्वेश्चन डॉपलर पे थे। डॉपलर इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए हमारा ये रहा अगला सवाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली बात, ये भी डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड सवाल है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। अ टेबल इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस at 5 revolution per second. 5 revolution per second. A sound source of frequency 1000 hertz is fixed on the table. उसे टेबल में फिक्स किया गया at 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस का मतलब है सेंटर से 70 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर
सोर्स ऑफ साउंड को फिक्स किया गया है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस वेरी फार फ्रॉम द टेबल विल बी स्पीड ऑफ साउंड इज 352 मीटर पर सेकेंड। तो बात हो रही है मिनिमम फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट में हमारे पास जब सोर्स मूव होता है तब दो फॉर्मूले होते हैं। पहला, जब सोर्स पास आ रहा है ऑब्जर्वर के, उस समय हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मिनिमम का मतलब हमारा जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो उसी अप्रोच को हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, सर्कुलर टेबल। ये हमने एक सर्कुलर टेबल बना ली, ये इसका सेंटर है और सेंटर से 70 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक सोर्स रखा हुआ है और ये टेबल घूम रही है, तो सोर्स भी टेबल के साथ घूम रहा है। तो हम मान सकते हैं कि सोर्स एक सर्कल में घूम रहा होगा। तो सोर्स की वेलोसिटी क्या होगी? सोर्स की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं आर ओमेगा से। और टेबल से काफी दूर एक ऑब्जर्वर है, वो साउंड को सुन रहा है। तो जब ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, कहाँ जाएगा? दूर जाएगा, तब उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो दूर जाने का फॉर्मूला हमारे पास है NV अपॉन V प्लस VS। अब हमें सबसे पहले निकालना है VS, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो हम मान सकते हैं कि सोर्स एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो VS को हम निकाल सकते हैं आर ओमेगा से। ये तो हमने आपको पहले ही क्लियर करा है आर ओमेगा से। तो अगली स्लाइड पर हम इसको निकालते हैं। तो VS इक्वल टू आर ओमेगा, 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, ओमेगा को लिखिए 2 पाई n, 70 बाय 1000, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 700 अपॉन 100 पाई, जीरो कैंसिल, तो हमें मिला 7 पाई। पाई को हम लिख सकते हैं 22 बाय 7। तो सोर्स की वेलोसिटी आ जाएगी 22 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n डैश इक्वल टू NV अपॉन V प्लस VS। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000, ये है 352 और ये है 352 प्लस 22। तो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी 1000 इंटू 352 अपॉन 374। 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 1 187 1 7 6 176 बाय 187। तो अब 176 को 187 से डिवाइड करना है, 0.10 ले लिया हमने। तो आप देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 187 इंटू 7 49 4 और तो ये हमारा डिवीज़न में थोड़ा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल से 9 बार डिवाइड होगा। 9 7 जा 63, 3 6 बचा, 9 8 72 और 6 78, 7 बचा, 9 1 7 1683, 7 7 0। अब ये आएगा हमारा 770, एक और जीरो हमने लिया, तो इसको हम 4 बार डिवाइड कर सकते हैं। 28, 4 इंटू 7 28, 2 32 और 2 34 और 3 7। तो ये मिला हमें 2 और 6 में से 4 गया, 2 22। तो अब हम इसको एक बार डिवाइड कर सकते हैं, 187 3 33। तो हमारा जो आंसर आया फ्रीक्वेंसी का अप्रोक्सीमेटली 1000 इंटू 0.941। तो सुनाई दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी होगी
941 हर्ट्ज, 941 हर्ट्ज। तो देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। 941 हर्ट्ज, ये हमारा तीसरा आंसर सही है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए आपका ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। In a resonance column, two successive resonances are obtained at depth 30 centimeter and 50 centimeter respectively. The next resonance will be obtained at a depth. तो पहला रेजोनेंस हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, दूसरा हुआ है 50 सेंटीमीटर पे। अब रेजोनेंस कॉलम की हम बात करते हैं। ये मान लीजिए हमारा रेजोनेंस कॉलम है, ऐसा पानी भरा हुआ है। तो पहले रेजोनेंस, ये थोड़ा एंटीनोड ऊपर बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं एंड करेक्शन। और अगर लेंथ है L1, तो हम L1 को लिख सकते हैं x प्लस लैम्डा बाय 4। ये पहले रेजोनेंस की स्टेट हो गई। थोड़ा ओपन एंड से ऊपर बनेगा। जब ओपन एंड से थोड़ा सा ऊपर बनता है तो हम उसे बोलते हैं एंड करेक्शन, हिंदी में बोलते हैं अंत्य त्रुटि। अब तो ये पहला रेजोनेंस आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर पर। अब बोल रहा है कि दूसरा रेजोनेंस 50 सेंटीमीटर पे मिलता है, तो थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। तो दूसरे रेजोनेंस हमें मिल रहा है 50 सेंटीमीटर पे, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये मान लीजिए इतना है, एंटीनोड, नोड और फिर एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, और ये थोड़ा ऊपर बनेगा एंटीनोड, एंटीनोड। और दूसरे रेजोनेंस की लेंथ हमने मान ली L2, तो L2 को हम लिख सकते हैं नोड और एंटीनोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, फिर एंटीनोड और नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय 4, फिर लैम्डा बाय 4, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4 प्लस x। और L2 दिया हुआ है हमारे को 50 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहले हमें x, जिसे हम बोलते हैं एंड करेक्शन, हमें उसे निकालना पड़ेगा। किसको निकालना पड़ेगा? एंड करेक्शन को। तो हमारे पास अब दोनों इक्वेशन आ गए। तो पहला इक्वेशन हम लिख देते हैं, L1 इक्वल टू लैम्डा बाय 4 प्लस x और L2 इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 प्लस x। तो पहले इक्वेशन से क्या करिए, लैम्डा बाय 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, L1 माइनस x यहाँ पर हम रख देंगे। तो L2 इक्वल टू 3 L1 माइनस x प्लस x, तो ये हो जाएगा L2 इक्वल टू 3L1 माइनस 3x प्लस x। तो L2 इक्वल टू 3L1 माइनस 2x, तो 2x इक्वल टू 3L1 माइनस L2, 3 इंटू 30 माइनस 50, तो 2x इक्वल टू 90 माइनस 50 40। तो एंड करेक्शन आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब थर्ड रेजोनेंस, अब हम बात करते हैं थर्ड रेजोनेंस की। तो थर्ड रेजोनेंस के लिए L3 मस्ट बी इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4 प्लस x, 5 लैम्डा बाय 4 प्लस x। तो लैम्डा बाय 4 की वैल्यू रख दी, L1 माइनस x प्लस x। तो L3 विल बी 5L1 माइनस 5x प्लस x। तो L3 हो जाएगा 5L1 माइनस 4x। L1 की वैल्यू रखेंगे हम 30 और x 20 है, तो 4 इंटू 20। तो L3 विल बी 150 माइनस 80। तो तीसरा रेजोनेंस होगा 70 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर पे होगा? 70 सेंटीमीटर पे होगा। The third resonance will occur at 70 सेंटीमीटर।
तो देखते हैं कौन सा आंसर है, थर्ड आंसर। अच्छा सवाल है, आप इसे इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। एंड करेक्शन जरूर पढ़िए, जब वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम पढ़ते हैं तो एंड करेक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। और यहाँ तीसरा पूछा था। अब देखिए एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, अगर आपसे चौथा रेजोनेंस पूछा जाए तो 5 की जगह आपको क्या लिखना है, 7 लैम्डा बाय 4 प्लस एक्स। तो इसका आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें। Two vibrating string of same material but lengths L and 2L have radii 2R and R respectively. They are stretched under the same tension. Tension same है. Both the strings vibrate in their fundamental mode. दोनों स्ट्रिंग अपनी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है. The string of length L with frequency N1 and the other with the frequency N2. The ratio of N1 upon N2 is given by. पहला आंसर 2, दूसरा आंसर 4, तीसरा आंसर 8 और चौथा आंसर 1। तो चलिए हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L रूट ऑफ T अपॉन M। M होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो हम इसको मास पर यूनिट लेंथ को पाई R स्क्वायर D लिख सकते हैं। R रेडियस हो गई और D डेंसिटी हो गई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया 1/2L, R बाहर चला जाएगा, रूट ऑफ T अपॉन पाई D। अब हमें यह फॉर्मूला यूज करना है। अब क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं। सेम मटेरियल सेम है, दोनों स्ट्रिंग का मटेरियल सेम है। तो सेम मटेरियल का मतलब होगा कि डेंसिटी भी सेम है, टेंशन भी क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। तो अब हम कह सकते हैं N इज प्रपोर्शनल टू 1/LR। तो हम लिख सकते हैं N1/N2 इक्वल टू L2/L1 इंटू R2/R1। तो N1/N2 इक्वल टू L2/L1 R2/R1। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि लेंथ क्या है, L और 2L, और रेडी है 2R और R। लेंथ है L और 2L, L और 2L, और ये हो गया आपका 2L, और रेडी है 2R एंड R2 है R। अब आसान होगा इसको निकालना। तो N1/N2 L2/L1, तो 2L/L, R2/R1, R/2R, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो N1/N2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो N1/N2, तो देखते हैं कौन सी चॉइस है। ये हमारी चौथी चॉइस। देखो बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट करिए। A cylindrical resonance tube open at both ends, दोनों एंड्स पर खुली है, हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इन एयर। तो देखिए ये ट्यूब हो गई, इसकी लेंथ हो गई L, ओपन एट बोथ एंड्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लैम्डा को हम V/N लिख देंगे। तो L आ गया आपका V/2N। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ट्यूब की कितनी होती है, V/2N, ओपन एट बोथ एंड्स। अब इन एयर, if half of the length is dipped in vertical in water,
यदि आधी लंबाई को पानी में डुबो दिया जाए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम विल बी। अब आधी लंबाई को हम पानी में डुबो रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आधी लंबाई पानी के ऊपर है और आधी लंबाई पानी के नीचे हो गई। आधी लंबाई पानी के नीचे हो गई। तो जो हवा में लेंथ हो गई, अब लेंथ बन गई L/2 और दूसरा ये बन गया क्लोज ट्यूब। कौन सी ट्यूब बन गई? क्लोज्ड ट्यूब। क्लोज ट्यूब के केस में यहाँ नोड बनेगा और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। तो L/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं λ/4, कैंसिल। तो L इक्वल टू λ/2, L इक्वल टू V/N2, तो L इक्वल टू V/2N। मान लिया यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? N डैश। तो N डैश कितनी होगी? V/2L। N डैश कितनी होगी? V/2L। अब नई फ्रीक्वेंसी होगी V/2L। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये पुरानी फ्रीक्वेंसी भी क्या थी? V/2L थी। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि N डैश और N सेम होंगे। अगर पहले फ्रीक्वेंसी F थी तो अभी भी कितनी होगी? F होगी। अभी भी कितनी होगी? F होगी। तो जब इसकी आधी लंबाई को पानी में डुबो दिया जाता है तो वो ओपन पाइप से किस में बदल जाती है? क्लोज पाइप में। मैं कभी फॉर्मूले पर बात नहीं करता, मैं हमेशा कंसेप्ट पर बात करता हूँ। आपको कंसेप्ट अपने मजबूत रखने पड़ेंगे। याद किया हुआ भूल जाते हैं पर कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलते हैं। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, नोट कर लें आप। In a resonance tube, the first resonance with a tuning fork occurs at 16 cm. Second resonance occurs at 49 cm. If the velocity of sound is 330 meter per second, the frequency of tuning fork is। पहला आंसर 500 हर्ट्ज, दूसरा आंसर 300 हर्ट्ज, तीसरा आंसर 330 हर्ट्ज, चौथा आंसर 165 हर्ट्ज। तो पहले रेजोनेंस की लेंथ दी गई है 16 सेंटीमीटर और दूसरे रेजोनेंस की लेंथ दी गई है 49 सेंटीमीटर। और हम अच्छे से जानते हैं कि पहला रेजोनेंस होता है λ/4 प्लस x पर। तो ये हमें दी गई है 16 इक्वल टू λ/4 प्लस x। x क्या है? एंड करेक्शन। दिस इज फॉर फर्स्ट रेजोनेंस। ये पहले रेजोनेंस के लिए है। और अब हम बात करते हैं फॉर सेकंड रेजोनेंस। फॉर सेकंड रेजोनेंस L2 इक्वल टू 3 λ/4 प्लस x। और सेकंड रेजोनेंस दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर पर होता है। तो ये हो गया 49 इक्वल टू 3 λ/4 प्लस x। तो इस तरह से आपने कितने इक्वेशन बना लेने हैं? 2 इक्वेशन बना लेने हैं। अब करना क्या है? सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। सेकंड माइनस फर्स्ट। तो देखिए 49 माइनस 16, 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस x माइनस λ/4 प्लस x। तो x तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 33, ये बचा 3 λ/4 माइनस λ/4। एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 3 लैम्डा माइनस लैम्डा। 33 इक्वल टू 2 λ/4। तो 33 इक्वल टू λ/2।
33 इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो 33 हो गया लैम्डा बाय 2, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 66। वेवलेंथ हमने निकाल ली, कितनी हो गई 66। वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है, तो वेवलेंथ हमने निकाल ली इस डेटा से। और हम जानते हैं कि v को हम लिख सकते हैं n लैम्डा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है 330 मीटर पर सेकेंड, इसको यहाँ रख दिया और ये हो गया 66। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 330 डिवाइडेड बाय 66, एन 3 से कैंसिल कर दीजिए, फिर 11 से कैंसिल करिए। अब देखिए, ये हमारा जो लैम्डा था 66 सेंटीमीटर था, तो इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। देखिए 1 मिनट, ये आंसर किस में था, सेंटीमीटर में था। ये आंसर किस में था, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को यहाँ पर हमें क्या बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए यही गलतियां होती है। वेलोसिटी 330, 66 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, 3 से कैंसिल करिए, 1 1 0 और ये हो गया 22। तो 110 इक्वल टू 22 n/100। फिर 11 से कैंसिल करिए 10 बार, ये हो जाएगा 2 बार। तो 10 इक्वल टू 2n/100। 2 से 100 को कैंसिल कर दीजिए, तो 10 इक्वल टू n/50। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा वो आएगा 50 इंटू 10। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 500 हर्ट्ज। अगर हम यहाँ पर इसको सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलते तो हमें गलत आंसर मिल जाता। तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना हमें चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 500 हर्ट्ज। ये देखिए सारे सेंटीमीटर में दिए गए हैं और वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है मीटर पर सेकंड में। तो सेंटीमीटर में हमारा जो आंसर आया था लैम्डा बाय 4, हमें उसको लैम्डा उसको मीटर में बदलना चाहिए। तो 66 को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। तो अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसे नोट कर लें। ओके, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो लेट मी रीड फर्स्ट। टू क्लोज पाइप प्रोड्यूसेस 10 बीट्स पर सेकेंड, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 10 है। When emitting their fundamental notes, if their lengths are in the ratio 25:26, then their fundamental frequency in hertz are। 4 आंसर दिए गए। सबसे पहली बात कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, फंडामेंटल सबसे पहले ये नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एक क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/4L। एल लेंथ है 4 होता है, ये 2L नहीं होता। कितना होता है, 4L। V वेलोसिटी ऑफ साउंड है और L लेंथ है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और यहां पर हमें दिया गया है कि लेंथ का रेशियो कितना है, 25:26। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यूज करेंगे। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। क्योंकि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो हम लिख सकते हैं N1/L2 इक्वल टू L2/L1। अब देखिए L1/L2 दिया हुआ है 25:26, तो N1/N2 हो जाएगा 26/25। तो यहां से हम N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 26/25 N2। तो क्लियरली N1 इज ग्रेटर देन N2, इसलिए हम कह सकते हैं कि N1 माइनस N2 कितना होगा, 10 होगा। तो 26/25 N2 माइनस N2 इक्वल टू 10। एलसीएम ले लीजिए, 26 N2 माइनस 25 N2 इक्वल टू 10।
N2 अपॉन 25 इक्वल टू 10, तो N2 आ गया 250, तो N1 भी आप कह सकते हैं कितना होगा, 260 होगा, उससे 10 ज्यादा। तो बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट पर बेस्ड था, सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो N1 260 है और N2 250 है, 260 एंड 250, तो ये 1 लिखा हुआ है, 1 नहीं, इसको 3 कर लीजिए, तो जो तीसरा आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। हमेशा याद रखिए फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए, टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ स्टील आर मेड टू वाइब्रेट अंडर द सेम टेंशन। देखिए मटेरियल सेम है, दोनों स्टील की बनी हुई है और टेंशन भी सेम है। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ बी, and if the radius of A is twice that of B, the ratio of their length of the string। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, P अपॉन 12 रूट ऑफ T बाय M, और इस फॉर्मूले को थोड़ा हम सुधारेंगे, P अपॉन मतलब मॉडिफाई करेंगे, T अपॉन मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डी। तो हमारा फॉर्मूला होगा n इक्वल टू P अपॉन 2LR T अपॉन पाई डी। अब देखिए टेंशन सेम है, दोनों का मटेरियल भी सेम है क्योंकि दोनों स्टील की बनी हुई है। और अब देखिए फर्स्ट ओवरटोन, अब लिखा है, कंडीशन लगाते हैं क्वेश्चन में जो दी गई है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए, फर्स्ट ओवरटोन, यस, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए इक्वल टू, अब दिया गया है सेकंड ओवरटोन ऑफ बी, सेकंड ओवरटोन ऑफ बी। तो फर्स्ट ओवरटोन जो सेकंड हार्मोनिक्स होता है, तो हम इसको लिखेंगे, एक ले लिख रहे हैं, तो 2, पी की जगह 2, लेंथ ऑफ ए आर ए टी अपॉन पाई डी, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन का मतलब होता है तीसरी फ्रीक्वेंसी, 3 अपॉन 2 एल बी आर बी रूट ऑफ टी अपॉन पाई डी। अब देखिए ये आपका कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो अब बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा 2 अपॉन एल ए आर ए इक्वल टू 3 अपॉन एल बी आर बी। अच्छा सवाल है। 2 अपॉन एल ए आर ए इक्वल टू 3 अपॉन लेंथ ऑफ बी, रेडियस ऑफ बी, तो 2 RB अपॉन 3 RA को हम लिख सकते हैं LA अपॉन LB। तो लेंथ का रेशियो होगा 2 RB अपॉन 3 RA। अब आगे देखते हैं, रेडियस ऑफ ए इज डबल ऑफ बी, ए की जो रेडियस है वो बी की रेडियस का डबल है, तो RA को हम लिख देंगे 2RB। तो देखिए ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो यहां से हमें लेंथ का जो रेशियो है वो मिलेगा LA अपॉन LB इक्वल टू 1/3। तो यही करेक्ट आंसर है, 1/3। देखते हैं कौन सा आंसर है, सेकंड ऑप्शन। हमेशा याद रखिए जो आपका फॉर्मूला है P अपॉन 2L, P का मतलब है ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक,
जो पहला ओवरटोन होता है वो दूसरा हार्मोनिक होता है, जो दूसरा ओवरटोन होता है वो तीसरा हार्मोनिक होता है। अब आपसे बोला सातवां ओवरटोन, तो सातवां ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक होता है? आठवां। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए और ये फॉर्मूला, इसको हम और जनरलाइज कर सकते हैं 2L T अपॉन, ये तो लिखा ही था हमने, पाई आर स्क्वायर डी। मटेरियल का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये था अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, आप इसे नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज शॉर्टन बाय 40%, लेंथ को 40% कम कर रहे हैं, एंड द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 44%। तो पूछा गया है देन द रेशियो ऑफ द फाइनल एंड इनिशियल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इज। तो फाइनल और इनिशियल का रेशियो पूछा है, गलती से भी आप इनिशियल और फाइनल का रेशियो मत निकाल बैठिए। तो सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस स्ट्रिंग के लिए, ये होगा 1/2L रूट ऑफ T अपॉन M। L लेंथ, T टेंशन और M लीनियर डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि N इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T बाय L, रूट ऑफ T बाय L। अब आगे बढ़ते हैं। तो N इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T बाय L, तो हम कह सकते हैं N1 बाय N2 इक्वल टू रूट ऑफ T1 बाय T2। L नीचे है तो L2 बाय L1। पर ये ध्यान रखिए आपको N1 बाय N2 नहीं निकालना है, आपको N2 बाय N1 निकालना है। अब मान लेते हैं कि इनिशियल लेंथ कितनी है? 100, तो फाइनल लेंथ 40% कम हो गई, तो होगी 100 माइनस 40 दैट इज 60। अब इनिशियल टेंशन मान लेते हैं 100, टेंशन को 44% बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 100 प्लस 44 दैट इज 144। तो अब देखिए इन वैल्यूज को हमने यहाँ रख दिया, N1 बाय N2 100 अपॉन 144 और इनिशियल लेंथ है आपकी 100 और फाइनल लेंथ है 60, तो ये कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट लेंगे, N1 अपॉन N2 10 बाय 12 इंटू 6 बाय 10, क्योंकि एक जीरो तो कैंसिल हो गया, 6 बाय 10 है, तो ये 10 कैंसिल हो गया, तो N1 बाय N2 आया 1 बाय 2। पर मैंने कहा आपको कि हमें N1 बाय N2 नहीं निकालना, हमें निकालना है N2 बाय N1, फाइनल फ्रीक्वेंसी टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा कितना? 2:1। तो ये हमारा आंसर है 2:1। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर है। ये फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन था परसेंटेज का। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ते हैं। A string is producing transverse vibration whose equation is given by y equal to 0.021 sin x plus 30t, where x and y are in meter and t is in second. If the linear density of string is 1.3 into 10 to the power minus 4 kg per meter, then the tension in the string in Newton, n का मतलब न्यूटन, will be, पहला आंसर 10, दूसरा आंसर 0.5, तीसरा आंसर 1 और चौथा आंसर 0.117। तो चलिए इसको अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव के इक्वेशन को लिखते हैं। y इक्वल टू 0.021 साइन x प्लस 30t, और हम जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी होती है v इक्वल टू
रूट ऑफ टी अपॉन एम, रूट ऑफ टी अपॉन एम। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू टी बाय एम। तो हमसे पूछा है, टेंशन पूछा है, तो टेंशन होगा वी स्क्वायर इंटू एम। कितना होगा? वी स्क्वायर इंटू एम। अब वी क्या है? वेलोसिटी है, और मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी वेलोसिटी निकालने की। तो वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं इक्वेशन से। तो कोफिशिएंट ऑफ टी, मतलब वो नंबर जो टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, हमेशा इसका यूज करिए, इससे हम थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं, ऑफ एक्स। मॉडुलस लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिख रहा है? 1, और ये दिख रहा है 30। तो वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू रूट ऑफ, देखिए कितनी आएगी। हाँ, तो वेलोसिटी हमें लिखना है, तो वेलोसिटी को हम लिखेंगे v इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1। तो वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, टेंशन हो गया v स्क्वायर इंटू एम। एम है लीनियर डेंसिटी। इस क्वेश्चन में लीनियर डेंसिटी हमें दी गई है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4। इस वैल्यू को हमें रखना है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 kg पर मीटर। तो वेलोसिटी 30 का स्क्वायर 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4, 30 का स्क्वायर होगा 900 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देखिए यहाँ पर कितने जीरो है? 2। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 2 आ जाएगा -4 प्लस 2, सो इट इज 10 और ये आ जाएगा 10 टू द पावर -2। तो वही हमने लिखा है। अब हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27, 2 बचे, 9 इंटू 1 9 और 2 11, 11.7 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ये टेंशन का आपका आंसर होना चाहिए। कैसा भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, हम उसको बहुत सिंपल स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो आंसर पॉइंट में दिया हुआ है, तो हम भी इसे पॉइंट में निकाल लेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.117 न्यूटन। ये 10 टू द पावर -2 के कारण ये डेसिमल 2 पॉइंट लेफ्ट में सरक जाएगा। तो ये आंसर हो गया हमारा t इक्वल टू 0.117 न्यूटन। t इक्वल टू, ये रहा हमारा आंसर 0.117 न्यूटन। इसे आप आसानी से 1 मिनट में कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो चलिए, अब अगला सवाल है ये, इसे आप नोट कर लीजिए। स्टैंडिंग वेव्स, मतलब स्टेशनरी वेव्स, are produced in a 10 meter long stretch string if the string vibrates in 5 segments and the wave velocity is 20 meter per second, then frequency is। वेव वेलोसिटी दी गई है। अब देखिए 5 सेगमेंट्स में ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है। ये पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये हो गया 5वां। यहाँ नोड बनेगा, 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 यहाँ नोड बनेगा।
तो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2। तो देखिए ये हुआ हमारा पहले से दूसरा नोड, 1 2 3 4 5। तो दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है λ/2। इसी तरह ये भी कितना होगा λ/2, इसी तरह ये भी होगा λ/2, तो इसी तरह ये भी होगा λ/2 और आखिरी ये भी होगा λ/2। तो टोटल हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या होगी 5 λ/2। अब लैम्डा को हम लिख सकते हैं v/n, तो n हो गया हमारा 5v/2l। डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं 5v/2l, 5v/2l। तो अब देखिए वेलोसिटी दी गई है 20 और लेंथ दी गई है 10। वेलोसिटी 20 दी गई है और लेंथ 10 दी गई है। तो 5 × 20 और लेंथ हो गई 2 × l। तो ये पूरा कट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 5 हर्ट्ज। कितनी आएगी 5 हर्ट्ज। तो ये रहा थर्ड आंसर। अब देखिए हमेशा आप याद रखिए, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, P/2l √T/l। तो P क्या होगा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंट्स का मतलब होता है खंडों की संख्या, और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है √T/m। तो हम क्या करेंगे, इस √T/m को हम यहाँ लिख देंगे। तो आप इस तरह से भी फॉर्मूला बना सकते हो, PV/2l, नंबर ऑफ सेगमेंट्स 5, वेलोसिटी 20, 2 × 10 कट जाएगा। तो आपका फ्रीक्वेंसी का आंसर 1 मिनट में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप क्या करिए, हमेशा याद रखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आप इसे नोट कर लीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अब बता रहा हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट। A wave represented by the given equation y = a cos kx minus omega t is superposed with another wave to form a stationary wave such that point x = 0 is a node. The equation of the other wave is, पहला आंसर y = a sin kx plus omega t, दूसरा आंसर y = -a cos kx plus omega t, थर्ड आंसर y = -a cos kx minus omega t, and the fourth answer -a sin kx minus omega t। तो देखिए हम जानते हैं कि स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती है। स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती है, जब हम मीडियम में एक वेव को भेजते हैं और जब वो वेव मीडियम के दूसरे सिरे से, दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होती है, तो एक जाने वाली वेव होगी जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव, और जो टकरा कर लौटने वाली वेव है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। स्टेशनरी वेव के इक्वेशन के कितने फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। स्टेशनरी वेव के इक्वेशन के कितने फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड। अब यहाँ हमें कैसे पता चले कि रिफ्लेक्शन कैसे हुआ है, तो ये देखिए ये हमें बताएगा। x = 0 एक नोड है, तो आप लिखिए when x = 0 is a node, इसका मतलब है रिफ्लेक्शन takes place from rigid end। इसका मतलब है
कि रिफ्लेक्शन रिजिड एंड से होता है। अब अगला पॉइंट, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम, क्योंकि रिवीजन भी करना है, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम रिजिड एंड, ये याद रखना चाहिए, देन द फेज डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, फेज डिफरेंस between incident wave and reflected wave is equal to 180 डिग्री, और हम कह सकते हैं पाई रेडियन। ये बात हमें हमेशा मालूम होनी चाहिए कि ऐसे केस में फेज डिफरेंस कितना होता है। और ये रहा हमारा इंसिडेंट वेव का इक्वेशन, y इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी। तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव है हमारा y इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी। तो रिफ्लेक्शन, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, अब बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव की। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज y इक्वल टू a cos, देखिए ये वेव पलट कर आएगी, इसलिए ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिखना है माइनस के एक्स। तो देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, k इंटू एक्स की जगह हमें लिखना है माइनस के एक्स, और ये एंगल तो बाकी में कोई बदलाव नहीं होगा, माइनस ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। तो यही एक स्टेप थी जो मालूम होना चाहिए। अब दूसरी चीज, cos 180 प्लस थीटा, ये मालूम होना चाहिए। हमेशा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो y इक्वल टू a माइनस ए कॉस k इंटू माइनस एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये हो गया y इक्वल टू माइनस ए कॉस, माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगली स्लाइड में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू माइनस ए कॉस माइनस कॉमन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो कॉस माइनस थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो अब ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ए कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये आपका इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव होना चाहिए। तो इंसिडेंट वेव को इसके साथ सुपर इम्पोज करना चाहिए, इंसिडेंट वेव को इसके साथ सुपर इम्पोज करना चाहिए। तो आगे जाते हैं, माइनस ए कॉस के एक्स। तो ये रहा आपका सेकंड आंसर। तो पूछा गया सुपरपोज विद अनदर वेव, तो उस अनदर वेव का इक्वेशन क्या होगा। जब ये बोला जा रहा है कि भाई अनदर वेव, तो ये कहा जा रहा है कि अनदर वेव का मतलब है रिफ्लेक्टेड वेव, अनदर वेव का मतलब है रिफ्लेक्टेड वेव। अब दो चीजें आप हमेशा याद रखिए, अगर x इक्वल टू नोड है, x इक्वल टू नोड है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन takes place
फ्रॉम रिजिड एंड। दूसरी बात आप याद रखिए, देखिए x इक्वल टू 0, एक मिनट यहाँ पे अच्छे से लिखना चाहिए, x इक्वल टू 0 क्या है, एक नोड है। अगर x इक्वल टू 0 एक एंटी नोड है, इसको भी मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, नॉलेज वाला क्वेश्चन है, टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्री एंड। दूसरी बात है लैंग्वेज की, इस सुपरपोज विद अनदर वेव। तो ये अनदर वेव क्या है, इस अनदर वेव का मतलब है, इस अनदर वेव का मतलब है रिफ्लेक्टेड वेव, इस अनदर वेव का मतलब है रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो हम थोड़ा इसको हाईलाइट करना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मालूम होना चाहिए। तो इस लेक्चर में वेव 3 में बस इतना ही। तो मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और रीकैप सीरीज में अब वेव्स के बाद आप जानते हैं हम 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक 1 पे आ गए हैं। तो हमारे रीकैप सीरीज में जो लेक्चर्स होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर करंट इलेक्ट्रिसिटी बुक 12th के वॉल्यूम्स पर हमारे रीकैप सीरीज के लेक्चर्स बेस्ड होंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वेरिएशन प्रैक्टिस कराई जाए। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।